हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 17 में हमने सीखा था मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। लेक्चर नंबर 18 में यानी आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, ये डिमांड कर्व नीचे जाता हुआ हमें क्यों दिखता है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, इसके कुछ रीजन है, वही रीजन हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। कैसे देखते हैं, है ये डिमांड कर्व, लेकिन डिमांड कर्व का डाउनवर्ड जाने का रीजन है कि वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी काम कर रहा होता है। कैसे देखते हैं, वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। ये हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट को खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, उससे मिलने वाला यूटिलिटी हमें और ज्यादा डिक्रीज होता रहेगा विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा, जितना ज्यादा खाएंगे, जितना ज्यादा कमोडिटी को यूज करेंगे, उतना ही कम यूटिलिटी मिलेगा, और जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा। ऐसे ही सीखा था। यस, देयरफॉर अ कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर व्हेन द प्राइस फॉल्स। यानी इसी तरीके से कंज्यूमर भी रिएक्ट करता है कि भाई किसी चीज का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो वो उसको ज्यादा परचेस करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है उसका उल्टा, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। वाइस वर्सा का मीन्स उसका अपोजिट, कि भाई एक कंपोनेंट, अभी आप देख रहे हैं प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है, अगर इसी तरीके से प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे कहते हैं वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए, this implies that the demand curve is downward sloping। ये यानी इसी तरीके का इन दोनों वेरिएबल के बीच में यानी प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, जिसीलिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप जाता है। ये था रीजन नंबर 1। चलिए पढ़ते हैं रीजन नंबर 2, इनकम इफेक्ट। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स, परचेजिंग पावर यानी रियल इनकम, परचेजिंग पावर मतलब अमाउंट अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर टू स्पेंड। परचेजिंग पावर का मतलब होता है एक कंज्यूमर के पास जितना पैसा हो खर्चा करने के लिए। इनकम में से जो पार्ट हटा दिया जाएगा उसे कहेंगे हमारा ओरिजिनल परचेजिंग पावर। ठीक है, रियल पावर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर इनकम बढ़ेगा, किसी भी कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ता है, इनकम को वैसे वाई से डिनोट करते हैं, आपको आगे याद बताएंगे कि इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर इनकम बढ़ता है तो उसका परचेसिंग पावर भी बढ़ेगा, यानी डिमांड भी बढ़ेगा, या परचेसिंग पावर भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा भी ले सकते हैं ऑफ अ कंज्यूमर व्हिच enables him to buy more of that commodity is known as income effect। इनकम इफेक्ट सबको समझा कि अगर इनकम बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर इनकम कम होगा तो परचेसिंग पावर भी कम होगा और डिमांड भी कम होगा। इसे कहते हैं इनकम इफेक्ट। तो यानी किसी भी कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ रहा है तो वो प्रोडक्ट को भी की ज्यादा डिमांड करेगा। यह है इनकम इफेक्ट। तो रीजन नंबर 2 हो गया डिमांड कर्व के डाउनवर्ड जाने का इनकम इफेक्ट। अगर इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। थर्ड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब होता है ये नहीं तो वो, एक प्रोडक्ट के जैसा ही दिखने वाला, टेस्ट करने वाला, प्राइस में, क्वालिटी, क्वांटिटी में उसके जैसा, यानी मगर दूसरी कंपनी का, दूसरे स्टाइल का। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस अ कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। यानी अगर हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका प्राइस अगर बढ़ने लगेगा कंटिन्यूसली तो हम उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट जो मार्केट में अवेलेबल है वो खरीदने लगेंगे। हम सर्फ एक्सेल खरीद रहे थे, सर्फ एक्सेल का प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है तो हम क्या करेंगे, टाइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, निरमा पे शिफ्ट हो जाएंगे, एरियल पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके सब्स्टिट्यूट है। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इज इट क्लियर? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट सबको समझा कि अगर हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसी के जैसा दिखने वाला मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, और जो प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं अगर उसका प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रह रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट परचेस करने लगेंगे, उसके जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट परचेस करने लगेंगे। एंड लेस ऑफ द कमोडिटी व्हेन द प्राइस हैज इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर उस प्राइस है जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता रहेगा तो हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम कर देंगे और उसके जैसा दिखने वाला यानी उसके सब्स्टिट्यूट को खरीदना शुरू कर देंगे। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
और इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि अगर हम जिस प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं अगर उसका प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे और बल्कि उसके जैसा दिखने वाला उसका सब्स्टिट्यूट परचेस करने लगेंगे। ये है तीसरा रीजन फॉर स्लोपिंग डिमांड कर्व डाउन। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, पॉइंट नंबर 4, मल्टीपर्पज यूजेस। When a commodity can be used for satisfying several need, आपको हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया था, हमने फायर यानी सनलाइट का एग्जांपल लिया था। ऐसी चीजें, ऐसे कमोडिटीज जिनको एक यूज नहीं बल्कि इनके यूज अनेक हो, प्रोडक्ट एक यूज अनेक, तो इसे कहते हैं मल्टीपर्पज कमोडिटी। ठीक है, जैसे हमने वाटर का एग्जांपल दिया कि पानी क्या है, पानी से हम नहा भी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पानी से कपड़े भी धो सकते हैं और डिफरेंट जो भी जरूरत है वो हम पानी से पूरी कर सकते हैं। तो ऐसे कमोडिटी को, ऐसे गुड्स को, ऐसी चीज को हम कहेंगे मल्टीपर्पज कमोडिटी। ठीक है, इट्स डिमांड विल राइज विद अ फॉल इन द प्राइस, जैसे ही उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होने लगेगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एंड फॉल विद अ राइज इट्स प्राइस, और अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सब मल्टीपर्पज यूज, कि अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस सेम, कि अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? दोनों में अगेन यहाँ पे भी नेगेटिव रिलेशनशिप ही है। कोई भी प्रोडक्ट हो जिसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये है पॉइंट नंबर 4 फॉर रीजन ऑफ स्लोपिंग डिमांड कर्व डाउन। फिफ्थ वन, न्यू कंज्यूमर्स, यानी नए नए कस्टमर। हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हमसे रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट खरीदते हैं वो एग्जिस्टिंग कस्टमर। न्यू मींस जो हमने अभी तक हमारा प्रोडक्ट उन्होंने यूज नहीं किया था, हमारा कमोडिटी उन्हें परचेज नहीं किया था, वो है न्यू कंज्यूमर या न्यू कस्टमर। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी, है ना, कि लेट्स से क्या भाई अभी तक वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनकी रेंज में नहीं था, यानी उनकी इनकम इफेक्ट से बाहर था, यानी वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनको खरीदने के उनके पैसे नहीं थे। लेकिन अगर हमारे कमोडिटी का प्राइस, हमारे गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो ऐसे लोग भी मार्केट में एंटर हो जाएंगे, ऐसे लोग भी हमारे कस्टमर बन जाएंगे जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट नहीं खरीदा था। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर आईफोन का प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहेगा तो आईफोन के कस्टमर बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? कि भाई ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक आईफोन नहीं खरीदा था वो भी उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करेंगे, यानी उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। प्लस टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, और इससे क्या होगा कि टोटल डिमांड उस कमोडिटी का इंक्रीज हो जाएगा विद अ फॉल इन प्राइस। जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड जो है उसका इंक्रीज होता चला जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको समझा? ये थे 5 पॉइंट फॉर रीजन फॉर स्लोपिंग डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउन। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। ये एक रीजन है जहां जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप जाता है। ये फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन पढ़ा इनकम इफेक्ट, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो उसका परचेसिंग पावर भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा। अगर इनकम कम हो जाएगा तो परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगा और डिमांड भी कम हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन में मतलब कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं अगर उसका प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देंगे और उसके जैसा दिखने वाला उसका सब्स्टिट्यूट परचेस करने लगेंगे। ये था पॉइंट नंबर 3। फिर पॉइंट नंबर 4 में हमने सीखा, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा था? पॉइंट नंबर 4 था मल्टीपर्पज यूज। मल्टीपर्पज यूज में हमने एग्जांपल लिया था कि आपको वाटर का एग्जांपल लिया था कि अगर किसी चीज का प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगा तो उसका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा और अगर उसका प्राइस डिक्रीज होगा तो उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा। और लास्ट में हमने 5th पॉइंट में क्या सीखा? न्यू कस्टमर भी है जिसकी वजह से अगर प्राइस कम होता है, ठीक है, तो वो कस्टमर जो जिन्होंने अभी तक हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं किया था वो भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने लगेंगे और इससे क्या होगा? हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था मल्टीपर्पज कमोडिटी के बाद हमने सीखा न्यू कस्टमर। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 18 में हमने सीखा रीजन। ये रीजन किस बात का? कि जो हमारा डिमांड कर्व है, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो चाहे मार्केट डिमांड कर्व हो, वो स्लोप्स डाउनवर्ड होता क्यों है, इस डिमांड कर्व की हम बात कर रहे हैं। इस पूरे क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों जा रहा है।
ये दिख रहा है आपको डाउनवर्ड? यस, हम इसी डाउनवर्ड की बात करें कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों हो रहा है। आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं और किस तरीके से लॉ के अजम्पशन है, क्या एक्सेप्शन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो आई होप हमने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ डिमांड के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।